अच्छा बेटा, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो ना वो डिस्कस करा था कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सॉल्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब आज की जो वीडियो है ना उसके अंदर हम लोग ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि आयनिक इक्वेशंस जो है ना वो किस तरह से बनाई जाती हैं। ठीक है, अब आयनिक इक्वेशंस को ना मैं एक सिंप्लीफाइड इक्वेशंस की एक फॉर्म कहता हूँ कि यार ये बहुत ना सिंपल इक्वेशंस होती हैं। मतलब इसके अंदर जो चीज़ें काम की होती हैं सिर्फ वो रह जाती हैं, जो चीज़ें काम की नहीं होती हैं ना वो रिमूव हो जाती हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं आयनिक इक्वेशंस। ठीक है, अब किस तरह से बनानी वो हम लोग ज़रा देख लेते हैं, लेकिन बिफोर वी गेट इनटू दिस इसके अंदर ना आप लोग को सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी वाला टेबल जो है ना वो याद होना चाहिए। ठीक है, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर कवर किया था। तो ये जो सॉल्युबल इनसॉल्युबल वाला टेबल है ना कि कौन सी चीज़ सॉल्युबल होगी कौन सी चीज़ इनसॉल्युबल होगी, ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो इसके बाद हम लोगों ने ये बातें सारी डिस्कस करी थी। अच्छा, एक चीज़ है कि आप लोगों को ना स्ट्रेट सिंबल्स भी पता होने चाहिए। जो चीज़ सॉल्युबल होती है हम लोगों ने कल डिस्कस करी थी बात कि उसके नीचे क्या लगाते हैं बेटा, हम लोग छोटा सा AQ लगाते हैं। AQ का मतलब क्या है, एक्वस। ठीक है, तो जो भी चीज़ सॉल्युबल होगी उसके नीचे क्या आ जाएगा, एक्वस आ जाएगा। और जो चीज़ हमारे पास इनसॉल्युबल होगी उसके नीचे एक छोटा सा S लगा हुआ आएगा। तो ये बात याद रखना, कंफ्यूज नहीं करना इस बात को कि जो S लगा हुआ है ये सॉल्युबल नहीं डिनोट करता, ये इनसॉल्युबल का साइन है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, नीचे अगर S लगा हो तो बोलते सर ये तो सॉल्युबल है। मैं बोलता हूँ भाई ये सॉल्युबल नहीं, इनसॉल्युबल के लिए हम लोग S लगाते हैं और एक्वस के लिए हम लोग AQ लगाते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास अगर कोई चीज़ लिक्विड है जो जैसे वाटर है तो लिक्विड स्टेट के अंदर होता है H2O, तो उसके नीचे हम लोग छोटा सा L लगाते हैं विच इज डिनोट्स लिक्विड। ठीक है, और अगर कोई गैस है, लेट्स से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो उसके नीचे हम लोग छोटा सा स्टेट सिंबल G लगाएंगे जिसका मतलब है गैस। ठीक है, तो अब जरा हम लोग ये आयनिक इक्वेशंस बना के देखते हैं किस तरह से बनती है। अच्छा, इसके कुछ स्टेप्स है हमारे पास। ठीक है, मैंने आपके लिए छोटे छोटे स्टेप्स बनाए हुए कि आप इजीली बना लो आयनिक इक्वेशन। तो फर्स्ट 3 स्टेप्स जो हम लोग नॉर्मल इक्वेशन बना रहे थे उसके फर्स्ट 3 स्टेप्स तो बेटा हमारे पास सेम ही है। सबसे पहला स्टेप है दैट इज नंबरिंग। ठीक है, तो वो तो स्टेप सेम ही है। दूसरा हमारे पास है सॉल्ट फॉर्मेशन, वो स्टेप भी हमारे पास सेम है। थर्ड हमारे पास स्टेप था बैलेंसिंग, तो यहाँ पे मैंने थर्ड स्टेप को थोड़ा सा अमेंड कर दिया है और मैंने आपके लिए थर्ड स्टेप बना दिया बैलेंसिंग एंड मेंशनिंग स्टेट्स। इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ सॉल्युबल है उसके नीचे क्या लिख दो, एक्वस लिख दो। जो चीज़ इनसॉल्युबल है उसके नीचे क्या लिख दो बेटा, S लिख दो। जो चीज़ लिक्विड है उसके नीचे L लिख दो और जो चीज़ गैस है उसके नीचे G लिख दो। तो ये मैंने आपके लिए जो ना वो बना दिया थर्ड स्टेप। और हमारा एक फोर्थ स्टेप ऐड हो गया दैट इज कैंसिलिंग आउट द स्पेक्टेटर आइंस। ठीक है, अब स्पेक्टेटर आइंस क्या होती है उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से हम लोग सबसे पहले एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं, उसके बाद हम लोग आयनिक इक्वेशन के स्टेप्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास ये इक्वेशन थी MgNO3 और साथ में NaOH रिएक्ट कर रहा था। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, MgNO3 बेटा मुझे पता है कि ये क्या है, एक एक्वस है, एक्वस चीज़ है। कैसे पता मुझे बेटा ये एक्वस है, क्योंकि इसके नीचे अगर आप देखो तो नाइट्रेट लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास NaOH है, अगर आप NaOH देखो तो वो भी क्या है बेटा, एक्वस है। क्यों एक्वस है, क्योंकि आपको ये बात पता है कि इसके अंदर ग्रुप 1 का मेटल लगा हुआ है यानी Na। तो ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए थी कि ग्रुप 1 के सॉल्ट्स भी क्या होते हैं बेटा, सॉल्युबल होते हैं, और जिसकी चीज़ के साथ नाइट्रेट लगा होता है तो वो भी सॉल्युबल होती है। इस वजह से मैंने दोनों के नीचे जो है स्ट्रेट सिंबल एक्वस एक्वस लिख दिया। ठीक है, अच्छा, अब सबसे हम लोग इक्वेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं बेटा नंबरिंग। तो मैंने Mg के ऊपर 1 लगा दिया, NO3 के ऊपर 2 लगा दिया। ठीक है, इसी तरह से मैंने Na के ऊपर 1 लगा दिया और OH के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, छोटा सा 2 लगा दिया। अब वी नो फॉर अ फैक्ट कि 1 और 2 जो है ना वो आपस में रिएक्ट करते हैं, दैट इज MgNOH। तो Mg के ऊपर चार्ज होता है बेटा +2। ठीक है, और OH के ऊपर चार्ज होता है हमारे पास -1, तो ये बन जाएगा MgOH2। ठीक है, तो ये हमारे पास MgOH2 बन गया। और साथ में मुझे एक चीज़ पता है कि Na और NO3 आपस में रिएक्ट करेंगे, तो Na के ऊपर चार्ज होता है बेटा +1। ठीक है, और NO3 के ऊपर चार्ज होता है -1, तो ये बन जाएगा NaNO3। तो ये मैंने बना दिया। ठीक है, अब क्या करना है, मेरा सेकंड स्टेप था बेटा सॉल्ट फॉर्मेशन, वो भी मैंने कर लिया। अब मेरा थर्ड स्टेप आता है एंड दैट इज द बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो बैलेंस कैसे करेंगे हम लोग इक्वेशन को, अगर आप यहाँ पे देखो तो OH 2 है पूरे के पूरे, तो मुझे OH वहाँ भी 2 करने पड़ेंगे, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। जब मैंने यहाँ 2 लगाया तो इसकी वजह से Na 2 हो गए, तो Na को 2 करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से अगर आप देखो तो NO3 क्या हो गया बेटा, 2 हो गए। तो NO3 अगर आप वहाँ देखो तो NO3 पूरे के पूरे क्या है, यहाँ पे भी 2 हैं। तो इस तरह से मैंने अपनी इक्वेशन बैलेंस कर ली। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो हमारे पास नॉर्मल जिस तरह से हम लोग इक्वेशन बना रहे थे हम लोगों ने वैसे ही बनाई है। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया, दैट इज मेंशनिंग द स्टेट्स, तो मैं स्टेट्स भी मेंशन कर लेता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो MgOH2 बेटा मेरे पास जो है वो एक इनसॉल्युबल चीज़ है। कैसे पता मुझे, हम लोगों ने कल ये बात डिस्कस करी थी कि जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, एक्सेप्ट NaOH, KOH, CaOH2 एंड NH4OH। अगर ये 4 होते तो ये सॉल्युबल है, इसके अलावा जितनी भी चीज़ों के साथ OH लग जाता है वो क्या हो जाती है बेटा, इनसॉल्युबल हो जाती है। तो इसका मतलब कि MgOH मेरे पास इनसॉल्युबल चीज़ है, और इनसॉल्युबल चीज़ के ऊपर हम उसके नीचे हम लोग क्या स्टेट लगाते हैं बेटा, S लगाते हैं छोटा सा। तो मैं MgOH2 के नीचे छोटा सा S लगा दिया मैंने।
ठीक है। इसी तरह से NaNO3 है मेरे पास, तो NaNO3 के अंदर अगर आप देखो तो नाइट्रेट भी आ रहा है, तो नाइट्रेट भी एक तो चीज़ को सॉल्युबल बनाता है, और अगर आप दूसरी चीज़ देखो तो ग्रुप 1 भी आ रहा है, यानी Na भी आ रहा है इसके अंदर। अगर आप यहाँ पे देखो तो Na भी आपको मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये तो वैसे ही सॉल्युबल है पूरा। तो सॉल्युबल के नीचे हमें पता है हम लोग स्टेट सिंबल क्या लगाते हैं, दैट इज एक्वस AQ, तो मैंने यहाँ पे AQ लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब मेरा फर्स्ट स्टेप था दैट वाज नंबरिंग, आई डिड इट, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या था, मेरे पास सॉल्ट फॉर्मेशन था, वो भी मैंने कर लिया। थर्ड स्टेप क्या था मेरे पास, दैट वाज बैलेंसिंग एंड मेंशनिंग द स्टेट्स, तो मैंने स्टेट्स भी मेंशन कर लिया और मैंने बैलेंस भी कर ली इक्वेशन को। अब फोर्थ स्टेप करने से पहले ना हमें थोड़ी सी चीज़ एक समझनी पड़ेगी, तो ज़रा उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। देखो बेटा, मेरी एक बात समझना है यहाँ पे कि जब भी हम लोग आयनिक इक्वेशन बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि आयनिक इक्वेशन बनाने से पहले हम लोग ना हर आयन को ना ब्रेक करते हैं। मतलब MgNO3 2 है ना लेट्स से, तो इसके अंदर से मैं Mg को अलग करूंगा और मैं NO3 को अलग करके लिखूंगा, ठीक है। तो हम लोग हर आयन को ना अलग अलग करके लिखेंगे, मतलब पॉजिटिव वाला आयन भी अलग लिखेंगे, नेगेटिव वाला आयन भी अलग लिखेंगे। इसी तरह से अगर NaOH है तो उसके अंदर से मैं Na को अलग लिखूंगा, OH को मैं अलग लिखूंगा। इसी तरह से अगर NaNO3 है तो NaNO3 में से Na को अलग लिखूंगा और NO3 को अलग लिखूंगा, ठीक है। तो ये जो ब्रेक होते हैं ना आयन्स, ये जो हम लोग ब्रेक कर रहे हैं आयन्स को, ये हम सिर्फ तब करेंगे जिसके नीचे स्टेट एक्वस लगा हुआ होगा, ठीक है। तो जिसके नीचे स्टेट एक्वस होगा सिर्फ वही ब्रेक होगा। तो ये बात याद रखना कि जो चीज़ मेरे पास सॉल्युबल है बेटा, सिर्फ वही ब्रेक होगी, इसके अलावा कोई भी चीज़ जो है ना वो ब्रेक नहीं होगी, डज नॉट ब्रेक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख भी दिया है कि जो चीज़ एक्वस है दैट विल ओनली ब्रेक, और जो चीज़ एक्वस नहीं है जैसे कि इनसॉल्युबल हो गया, लिक्विड, गैस, तो ये सारे ब्रेक नहीं होंगे, इसको हम लोग एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है जरा हम लोग देखते हैं अभी। अब देखो लेट्स से मेरे पास MgNO3 2 है, तो इसके नीचे देखो स्ट्रेट क्या है मेरे पास, एक्वस है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक कैसे करेंगे जरा देखो आप लोग मेरे साथ, ठीक है। तो Mg है ना, इसके अंदर से मैं Mg को जो है ना वो अलग कर लेता हूँ, तो मैंने Mg को जो है वो अलग करके लिख लिया। अच्छा, अब जब मैं एक चीज़ लिखूँ ना, जब मैं आयन को ब्रेक करूँ तो याद रखना कि आयन के ऊपर उसका चार्ज भी आएगा, उसका स्टेट सिंबल भी आएगा और इसका बैलेंसिंग फिगर भी आएगा, ये बात याद रखना मेरी, ठीक है। जब भी आयन को ब्रेक करो ये नहीं करना कि भाई स्टेट सिंबल भूल गए या मेंशनिंग स्टेट मेंशन करना भूल गए या बैलेंसिंग फिगर भूल गए। बच्चे आयनिक इक्वेशन में सिर्फ इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो ना ये चीज़ें भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको स्टेट सिंबल भी लिखना है उसका, आपको उसका चार्ट भी लिखना है और आपको जो ना उसका बैलेंसिंग फिगर भी लिखना है। तो Mg मैंने लिख दिया, तीन चीज़ें याद रखना इसके ऊपर क्या लिखनी है। सबसे पहला मुझे इसका चार्ज लिखना है, तो मैंने लिख दिया +2, और इसका स्टेट सिंबल क्या है, वो एक्वस है। अब बच्चे पूछते हैं सर आपको कैसे पता चला ये एक्वस है? बेटा ये मुझे ऐसे पता चला क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ को एक्वस में से ब्रेक करूंगा ना तो दोनों जो आयन्स निकलेंगे वो एक्वस स्टेट के अंदर ही होंगे। मतलब अगर MgNO3 पूरा एक्वस था तो अगर मैं Mg को ब्रेक करूंगा तो Mg भी एक्वस होगा, और NO3 को ब्रेक करूंगा तो NO3 भी एक्वस स्टेट के अंदर ही होगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात आपकी फिंगर टिप्स में होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा हमारे पास NO3 है, तो NO3 को भी ब्रेक कर लेते हैं। तो मैंने NO3 को ब्रेक करा, यहाँ मेरे पास आ गया NO3 के ऊपर चार्ज है -1 और इसके नीचे इसका स्टेट सिंबल आ गया एक्वस। अच्छा, अब इसका बैलेंसिंग फिगर आप देखो तो यहाँ पे देखो NO3 कितने बेटा 2 हैं। अब याद रखना मेरी बात, जब भी एक्वस स्टेट में किसी आयन को ब्रेक करो तो उसके नीचे का जो नंबर है ना, जैसे जो 2 है, मतलब कितने NO3 है 2 है ना, तो ये जो 2 है ये पीछे आ जाएगा। अच्छा, अब बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे NO3 का ही 3 भी पीछे ले जाते हैं। मैं बोलता हूँ भाई ये नहीं करना, क्योंकि NO3 को मैंने आपको बोला था सबसे पहले स्टार्ट में बोला था, मैंने स्टार्ट ऑफ द चैप्टर के अंदर मैंने बोला था कि मैं इसको एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करूंगा, एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करूंगा। इसका मतलब मैं इसको कंपाउंड ट्रीट ही नहीं कर रहा, मैं इसको एज एलिमेंट ट्रीट कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये एक सिंगल यूनिट है, NO3 एज इट इज रहेगा। इसके नीचे का 2 जो था ना बेटा, ये बात समझना कि 2 इसके साथ नहीं था, 2 इसका बैलेंसिंग फिगर था। तो बैलेंसिंग फिगर जो है ना वो पीछे आता है, तो मैंने 2 जो है ना इसका जो बैलेंसिंग फिगर था वो मैंने इस तरह से पीछे लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से हमारे पास NaOH था, तो आप मुझे बताओ क्या NaOH ब्रेक होगा कि नहीं होगा? एंड यस द आंसर इज कि हाँ ब्रेक होगा। क्यों? क्योंकि एक्वस इसका स्टेट सिंबल, और एक्वस हमने बात करी कि वो ब्रेक होना चाहिए। तो अब एक्वस वाले को हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। तो NaOH है मेरे पास, तो NaOH को मैं अगर ब्रेक करूंगा तो सबसे पहले Na निकलेगा, तो Na का चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर, दैट इज +1, स्टेट सिंबल आएगा दैट इज एक्वस, और तीसरी चीज क्या थी बेटा, उसका बैलेंसिंग फिगर। तो बैलेंसिंग फिगर Na का भी क्या है हमारे पास 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। इसी तरह से प्लस आ जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई OH भी ब्रेक होगा, तो OH भी ब्रेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं OH को भी ब्रेक कर लेता हूँ। तो अगर आप देखो तो OH ऐसे ब्रेक होगा, आएगा, इसका चार्ज है -1, स्टेट सिंबल इज एक्वस, और हमारे पास इसका बैलेंसिंग फिगर देखो, इसका भी 2 है क्योंकि 2 पूरे NaOH के साथ लगा हुआ है, इसका मतलब 2 OH के साथ भी है, तो इसका मतलब कि 2 जो है वो इसका भी बैलेंसिंग फिगर है, तो मैंने यहाँ पे भी 2 लगा दिया। अब आगे हमारी इक्वेशन जाएगी, तो अगर आप आगे देखो तो एरो आ गया हमारे पास। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखो तो मैंने एरो यहीं पे कॉपी कर दिया। अच्छा, अब अगर आप देखो तो MgOH2 है एंड दैट द स्टेट सिंबल इज
इनसॉल्युबल, मतलब एस लगा हुआ है इसके नीचे छोटा सा। तो यहाँ पे हमने बात करी थी कि जो इनसॉल्युबल है, जो लिक्विड है, वो गैस है, वो सारे ब्रेक नहीं होंगे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर वो ब्रेक नहीं होंगे तो मैं इसको सिर्फ एज इट इज लिख दूंगा, तो दैट इज MgOH2 एज इट इज आ जाएगा। उसका ना स्टेट सिंबल जो है ना वो चेंज होगा, और ना ही उसका बैलेंसिंग फिगर पीछे जाएगा, जैसा लिखा हुआ था वैसा ही कॉपी डाउन कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मेरे पास NaNO3 है, तो मैं NaNO3 को ब्रेक कर लेता हूँ। तो NaNO3 में से मैं Na को अलग कर लेता हूँ। तो मेरे पास जब मैं Na को अलग करूँगा तो Na बन जाएगा इस तरह से, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +1, स्टेट सिंबल आ जाएगा एक्वस, और बैलेंसिंग फिगर बेटा अगर आप देखो तो Na का बैलेंसिंग फिगर है 2 पीछे लगा हुआ, तो यहाँ पे 2 आ गया। अच्छा, इसी तरह से अगर आप देखो तो NO3 भी ब्रेक होगा, तो NO3 को भी ज़रा हम ब्रेक करके देख लेते हैं। तो NO3 ब्रेक होगा तो इस तरह से कुछ बनेगा, NO3 आ गया, इसके ऊपर चार्ज है -1, स्टेट सिंबल एक्वस, और इसका बैलेंसिंग फिगर अगर आप देखो तो वो भी 2 है, तो मैंने NO3 से पीछे भी 2 लगा दिया, ठीक है। तो ये आ गया। तो इस तरह से मैंने जो एक्वस चीज़ थी मैंने उसको ब्रेक कर लिया, और जो चीज़ एक्वस थी मैंने उसको ब्रेक नहीं करा। याद रखना, मैं अगेन ये बात रिपीट कर रहा हूँ, मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूँ कि बेटा याद रखना कि जब भी किसी चीज़ को ब्रेक करो उसका स्टेट सिंबल लाजमी लिखना, उसका चार्ज लाजमी लिखना, और उसका बैलेंसिंग फिगर लाजमी लिखना। और बैलेंसिंग फिगर हमेशा पीछे आता है, ये बात आप लोगों को पता है, तो बैलेंसिंग फिगर हमेशा पीछे लिखना। जैसे NO3 2 था ना, तो ये NO3 2 के नीचे यहाँ पे 2 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका बैलेंसिंग फिगर पीछे चला गया। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो स्टेप नंबर 4 था ना, कैंसिल आउट स्पेक्टेटर आइंस, अब हम लोग वो करेंगे। अब स्पेक्टेटर आइंस का क्या मतलब है, इसको जरा इजी लैंग्वेज में समझते हैं बेटा। स्पेक्टेटर आइंस का मतलब ये है कि देसी जबान में अगर आपको बात में समझाऊं तो स्पेक्टेटर आइंस का मतलब ये है कि वो आइंस जो सिर्फ रिएक्शन को स्पेक्टेट करें, जो सिर्फ रिएक्शन को देख रहे हैं। देखने का क्या मतलब है कि वो रिएक्शन के अंदर आप समझो एक तरह से पार्ट नहीं ले रहे, सही है, पार्ट तो ले रहे हैं, लेकिन उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है यहाँ पे कि जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो Na यहाँ भी एक्वस स्टेट के अंदर आपको मिल रहा है, और यहाँ भी एक्वस स्टेट के अंदर मिल रहा है, यानी दोनों जगह पे, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे भी Na आपको सेम स्टेट, सेम चार्ज और सेम बैलेंसिंग फिगर के साथ मिल रहा है, और राइट साइड के ऊपर भी आपको Na सेम स्टेट, सेम चार्ज और सेम बैलेंसिंग फिगर के साथ मिल रहा है। तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। अगर आपको दोनों साइड्स पे सेम चीज़ मिली तो आप उसको कैंसिल आउट कर सकते हो। तो मैंने क्या करा कि मैंने बहुत सिंपली Na को यहाँ भी कैंसिल आउट कर दिया, और मैंने Na को यहाँ भी कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। इसी तरह से अगर आप NO3 को देखो तो NO3 भी यहाँ पे मुझे सेम मिल रहा है, और यहाँ भी मुझे सेम मिल रहा है, ठीक है। यानी देखो इसका स्टेट भी एक्वस है, इसका भी एक्वस है, इसका चार्ज भी सेम है, इसका चार्ज भी सेम है, इसका बैलेंसिंग फिगर भी सेम है, इसका बैलेंसिंग फिगर भी सेम है। तो इसका मतलब जब सेम टू सेम मिलेगा तो मैं इसको भी कैंसिल आउट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो तो Mg को अगर आप देखो तो Mg यहाँ मुझे एक्वस में मिल रहा है, यहाँ पे मुझे इनसॉल्युबल मिल रहा है, तो Mg मुझे सेम स्टेट वगैरह के अंदर नहीं मिल रहा, तो मैं Mg को कैंसिल नहीं कर सकता। इसी तरह से अगर आप OH को देखो तो OH भी मुझे सेम चीज़ों के अंदर नहीं मिल रहा, तो मैं OH को भी कैंसिल आउट नहीं कर सकता। तो मेरे पास जो चीज़ें कट गई उसको हम लोग कहते हैं स्पेक्टेटर आइंस। वो कौन से आइंस है बेटा, स्पेक्टेटर आइंस, जो सिर्फ रिएक्शन को स्पेक्टेट कर रहे थे, सिर्फ रिएक्शन को देख रहे थे। तो मैंने क्या करा, उनको कैंसिल आउट कर दिया क्योंकि मुझे उनकी नीड नहीं थी। अब क्या करूंगा मैं, जो चीज़ें बच गई हैं उनको मैं जो ना वो कॉपी डाउन कर दूंगा। तो मेरे पास Mg+2 बच गया है, Mg+2 स्टेट सिंबल एक्वस, और बैलेंसिंग फिगर इसका 1 था। इसी तरह से मेरे पास OH बच गया, OH के ऊपर चार्ज -1, स्टेट सिंबल एक्वस, और इसका बैलेंसिंग फिगर है 2। इसी तरह से वहाँ जाके हमारे पास बच गया है राइट हैंड साइड के ऊपर MgOH2, और इसका स्टेट सिंबल है इनसॉल्युबल। तो ये हमारे पास बेटा हमारी फाइनल आयनिक इक्वेशन बन गई। तो दिस इज हाउ वी राइट आउट आयनिक इक्वेशंस, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। मैं ज़रा रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या करा। देखो फर्स्ट 3 स्टेप्स हमारे बिल्कुल सेम थे। मैंने जिस तरह से इक्वेशन हम लोग फॉर्म करते थे, नंबरिंग, दूसरा सॉल्ट फॉर्मेशन, तीसरा बैलेंसिंग और मेंशनिंग स्टेट्स, हम लोगों ने वही काम करे जो हम लोग करते हुए हैं, घिसे पिटे काम, ठीक है। लेकिन स्टेट्स मेंशन करने के लिए ना आपको ये टेबल लाजमी याद होनी चाहिए। अगर आपको ये टेबल याद नहीं है तो आप स्टेट्स मेंशन नहीं कर पाओगे। अगर आप स्टेट्स मेंशन करने में गलती करोगे तो आप आइंस भी कैंसिल आउट नहीं कर पाओगे। तो शुरू के जो क्वेश्चंस जब प्रैक्टिस करो ना तो याद रखना कि टेबल साथ रख के करो। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बच्चे समझते हैं सर वो चीटिंग है, नहीं बेटा चीटिंग नहीं है। आप जब देख के करोगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको टेबल ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, इक्वेशंस बनाओगे ये टेबल देख के, तो आपको ये इक्वेशंस ऑटोमेटिकली जो है ना वो हो जाएंगी। मतलब आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज़ एक्वस है, कौन सी इनसॉल्युबल है। मतलब जैसे मैं एक इंस्टेंट में देख के बता देता हूँ ना, आपको भी ये चीज़ हो जाएगी आपके साथ भी, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग आयनिक इक्वेशन बनाते हैं, और फिर जो चीज़ एक्वस होती है उसको ब्रेक कर लेते हैं, उसके दोनों आइंस को अलग अलग कर लेते हैं। उसके नीचे स्टेट सिंबल भी एक्वस आता है, क्योंकि हमें पता है जो चीज़ एक्वस में से ब्रेक होती है उसके नीचे स्टेट सिंबल भी एक्वस आएगा। तो उसको हम ब्रेक कर देते हैं, और फिर जो चीज़ कैंसिल आउट होती है जिसे कैंसिल कर देते हैं, जो चीज़ बच जाती है उसको लिख देते हैं एज इट इज, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास एक और इक्वेशन देखी जाती है तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मेरे पास NaCl और AgNO3 आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स सी कैसे इक्वेशन बनेगी। सबसे पहला स्टेप क्या होता है बेटा हमारे पास इक्वेशन फॉर्मिंग का, दैट इज नंबरिंग। तो पहले तो हम लोग नॉर्मल इक्वेशन बना लेते हैं। तो नंबरिंग करके देखते हैं। Na के ऊपर 1 आ गया,
Cl के ऊपर मेरे पास आ गया 2। इसी तरह से मेरे पास Ag के ऊपर 1 आ गया और मेरे पास NO3 के ऊपर आ गया 2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये बात पता है फॉर अ फैक्ट कि Na और NO3 आपस में रिएक्ट करेंगे क्योंकि 1 और 2 वाला आपस में रिएक्ट करता है। तो Na के ऊपर चार्ज होता है बेटा +1 और NO3 के ऊपर चार्ज होता है -1। तो ये बन जाएगा NaNO3। तो मैं इसको ज़रा बना लेता हूँ। मेरे पास NaNO3 बन जाएगा, NaNO3 आ गया। और साथ में मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा, Ag और Cl आपस में रिएक्ट करेंगे तो AgCl बना देंगे क्योंकि Ag के ऊपर चार्ज होता है +1 और Cl के ऊपर चार्ज होता है -1। तो ये बन जाएगा मेरे पास AgCl। ठीक है, अब क्या काम करना है हमने, अब दूसरा काम हम लोगों ने कर लिया सॉल्ट फॉर्मेशन। तीसरा काम क्या करना है हमें, बैलेंसिंग एंड मेंशनिंग स्टेट्स। तो सबसे पहले बैलेंसिंग देख लेते हैं इसकी। देखो Na यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, NO3 यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। ठीक है, Ag यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, Cl यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें स्टेट सिंबल्स मेंशन करने इसके। ठीक है, तो स्टेट सिंबल्स लगा लेते हैं। मुझे पता है NaCl बेटा क्या है, एक्वस है। कैसे पता चला, क्योंकि हमें पता है कि सारे ग्रुप 1 सॉल्ट्स क्या होते हैं बेटा, सॉल्युबल होते हैं। तो अगर Na जो है वो ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो इसका मतलब ये सब चीज़ों को सॉल्युबल बना देगा। तो इसके नीचे स्टेट सिंबल आ गया एक्वस। इसी तरह से AgNO3 भी बेटा मुझे पता है कि ये क्या है, एक्वस है। क्यों, क्योंकि NO3 जो है वो हमारे पास क्या है बेटा, सॉल्युबल है। बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, सर Ag आ तो रहा है, आपने बोला था कि Ag एक्सेप्शन के अंदर है, वो इनसॉल्युबल बना देता है। मैंने बोला बेटा याद करो मैंने क्या बात कही थी कि Ag अगर ग्रुप 7 वाले के साथ आएगा तो वो क्या बनाएगा, इनसॉल्युबल बनाएगा। लेकिन Ag क्योंकि अभी जो है वो NO3 के साथ आ रहा है और NO3 सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं, तो इसका मतलब ये AgNO3 भी सॉल्युबल हो जाएगा। तो मैंने AgNO3 को भी एक्वस लिख दिया। इसी तरह से NaNO3 है, तो आपको ये बात अभी मैंने बताई कि NO3 वाले सारे एक्वस होते हैं, तो NO3 इसके अंदर भी आ रहा है तो ये भी एक्वस हो गया। इसी तरह से AgCl आ रहा है। अब अगर आप देखो तो आपकी अब वाली बात सही होगी कि सर हाँ ये इनसॉल्युबल होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास Cl क्या है बेटा, एक क्लोराइड है। क्लोराइड का मतलब वो ग्रुप 7 से बिलोंग करता है। ग्रुप 7 का मतलब क्या है कि वो हैलाइड है, और हैलाइड के साथ जब भी Ag आता है तो इसका मतलब क्या है कि वो इनसॉल्युबल चीज़ बनाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, ये इनसॉल्युबल है तो इस वजह से नीचे S लग जाएगा छोटा सा। तो ये हमारे पास हो गया। तो हम लोगों ने 3 स्टेप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें इक्वेशंस को ब्रेक करना है। जो एक्वस आइंस है उनको ब्रेक करेंगे और जो एक्वस नहीं है उसको ब्रेक नहीं करेंगे। तो लेट्स से मेरे पास NaCl था, तो Na को मैं ज़रा ब्रेक कर लेता हूँ सबसे पहले। तो Na मेरे पास ब्रेक हो गया। Na के ऊपर चार्ज आता है +1, स्टेट सिंबल आता है एक्वस। इसी तरह से मेरे पास जो है वो Cl भी ब्रेक होगा क्योंकि वो एक्वस स्टेट के अंदर था। तो Cl के ऊपर चार्ज आता है -1, स्टेट सिंबल एक्वस। इसी तरह से मेरे पास AgNO3 भी क्योंकि एक्वस है तो वो भी ब्रेक होगा। तो हम लोग AgNO3 को भी ब्रेक कर लेते हैं। तो Ag आएगा, उसके ऊपर चार्ज होता है बेटा +1 और स्टेट सिंबल आ जाएगा एक्वस। इसी तरह से मेरे पास NO3 भी ब्रेक होगा। तो NO3 आ जाएगा, उसके ऊपर चार्ज -1 और स्टेट सिंबल एक्वस। इसी तरह से मेरे पास NaNO3 भी ब्रेक होगा। तो Na जो है वो हमारे पास चार्ज आ जाएगा +1 और स्टेट सिंबल आ जाएगा एक्वस। इसी तरह से हमारे पास NO3 है, NO3 भी ब्रेक होगा। तो NO3 के ऊपर चार्ज आएगा -1 और स्टेट सिंबल एक्वस। इसी तरह से मुझे ये बात पता है कि AgCl क्योंकि इनसॉल्युबल है तो इसको मैं ब्रेक नहीं करूँगा। तो AgCl मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये आगे AgCl विच इज़ इनसॉल्युबल। अब अगर आप देखो तो एरो के पीछे और एरो के बाद जो जो चीज़ें हमें सेम मिलेगी हम लोग उसको जो है ना वो कैंसिल आउट कर देंगे, जिसको हम लोग कहते हैं स्पेक्टेटर आइंस। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो Na यहाँ भी मुझे 1 मिल रहा है और यहाँ भी मुझे Na मिल रहा है एज इट इज़ स्टेट, सेम स्टेट के साथ, सेम चार्ज के साथ। तो मैं इसको कैंसिल आउट कर दूंगा। इसी तरह से अगर आप देखो तो Cl तो आपको नहीं मिल रहा दोनों साइड्स के ऊपर, आपको Ag भी दोनों साइड्स के ऊपर नहीं मिल रहा, लेकिन आपको NO3 दोनों साइड्स के ऊपर मिल रहा है। देखो ये रहा NO3 यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है सेम स्टेट वगैरह के अंदर। तो मैं इसको भी कैंसिल आउट कर दूंगा। अच्छा, अब Ag और Cl मुझे क्यों नहीं मिले, क्योंकि देखो Ag यहाँ पे एक्वस में, वहाँ पे इनसॉल्युबल स्टेट के अंदर है। तो जब स्टेट सेम नहीं होंगे ना तो उसको हम लोग कैंसिल आउट नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर आप Cl देखो तो Cl यहाँ पे एक्वस है और यहाँ पे इनसॉल्युबल है। तो जब स्टेट सेम नहीं होंगे तो हम इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी Ag एक्वस, ठीक है, और चार्ज आ जाएगा इसका +1, Cl -1 एक्वस, और वहाँ जाके बेटा क्या बन जाएगा ये AgCl इनसॉल्युबल। तो ये आ गया AgCl इनसॉल्युबल। तो ये मेरी बेटा फाइनल इक्वेशन थी जो मैंने बना दी आपके सामने। तो दिस इज हाउ वी राइट आयनिक इक्वेशंस। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं देखूँ एक और इक्वेशन है मेरे पास Mg + H2SO4 वाली, तो वो भी हम लोग करके देखते हैं। अब अगर आप ये वाला रिएक्शन देखो तो बेटा ये Mg एक मेटल है। मेटल कैसे पता मुझे, क्योंकि भाई ये एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का जो कि ग्रुप 1 से लेकर 3 के अंदर बिलोंग करता है, जो हम लोगों ने शुरू के लेक्चर्स में बातें करी थी। तो ये मेटल है, प्लस इसके अंदर देखो मुझे H2SO4 यानी कि एसिड है।
तो एसिड प्लस मेटल जब भी रिएक्ट करता है वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है, तो सॉल्ट बना लेते तो हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा वही रहेगा नंबरिंग, तो हम लोग ज़रा नंबरिंग कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर Mg के ऊपर लगा दिया मैंने, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन के ऊपर पहला नंबर लगाया और SO4 के ऊपर सेकंड लगा दिया। अब अगर आप देखो तो मुझे ये बात पता है कि Mg और SO4 आपस में रिएक्ट करेंगे, तो Mg के ऊपर चार्ज है +2, SO4 के ऊपर चार्ज है -2, तो ये बन जाएगा मेरे पास MgSO4, ठीक है। और साथ में मुझे पता है कि हाइड्रोजन गैस बनेगी, तो मैंने हाइड्रोजन गैस बना दी। अब मैंने सेकंड स्टेप भी कर लिया, फर्स्ट स्टेप था मेरा नंबरिंग, दूसरा था सॉल्ट फॉर्मेशन, अब तीसरा है मेरे पास बैलेंसिंग एंड मेंशनिंग स्टेट्स, ठीक है। तो अब बैलेंसिंग किस तरह से करेंगे बेटा, देख लो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, SO4 यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, Mg यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो सारी चीज़ें बैलेंस्ड है। अब हमें स्टेट सिंबल्स मेंशन करना है। अब याद रखना मेरी एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो बात ये है कि बेटा जब भी कोई एलिमेंट अकेला लिखा हुआ होता है ना, जैसे कोई भी पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट अकेला लिखा हुआ है, जैसे सिर्फ Mg लिखा हुआ है, सिर्फ Ca लिखा हुआ है, सिर्फ Na लिखा होता है, सिर्फ Li लिखा होता है, सिर्फ K लिखा होता है, कोई भी एलिमेंट अगर अकेला लिखा हुआ है पीरियोडिक टेबल का, तो उसके नीचे ना हमेशा S लगता है, छोटा सा क्या लगता है, S लगता है, अनलेस वो गैस ना हो। जैसे कि हाइड्रोजन यहाँ पे आप देखो तो वो एक गैस की एग्जाम्पल है, तो उसके नीचे G लगेगा। लेकिन क्योंकि Mg जो है वो एक अकेला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, तो उसके नीचे बेटा छोटा सा S लग जाएगा, ये बात याद रखना आप मेरी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि Mg के नीचे जो स्टेट सिंबल आएगा वो आएगा S, ठीक है, क्योंकि वो एक एलिमेंट है और जो कि अकेला लिखा हुआ है। इसी तरह से H2SO4 है, तो H2SO4 के नीचे आ जाएगा एक्वस। क्यों, दो चीज़ों से मुझे पता चल रहा है। एक चीज़ क्या है कि मुझे ये पता है कि भाई सारे सल्फेट्स क्या होते हैं बेटा, सॉल्युबल होते हैं, एक्सेप्ट CaSO4, BaSO4 एंड PbSO4, ये तीनों इनसॉल्युबल है, लेकिन इसके अलावा सारे सल्फेट्स क्या है बेटा, सॉल्युबल है। तो इसका मतलब तो ये कि H2SO4 भी सॉल्युबल हुआ। अच्छा, दूसरा क्या है हिंट हमारे पास कि बेटा मैंने बात बताई थी कि ग्रुप 1 के जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, और हाइड्रोजन को हम लोग ग्रुप 1 में कंसिडर करते हैं, तो अगर हाइड्रोजन किसी चीज़ के साथ लगा हुआ यानी वो भी सॉल्युबल हो गई, ठीक है। अच्छा, अब तो मैंने इस वजह से इसके नीचे स्टेट सिंबल लगा दिया एक्वस। अब आता है MgSO4, तो MgSO4 भी मुझे पता है वो क्या है, एक एक्वस है। क्यों एक्वस है, क्योंकि मैंने अभी ये बात बढ़ाई आपको कि ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट CaSO4, BaSO4, PbSO4, तो इसके अंदर Mg तो नहीं आता ना बेटा इस एक्सेप्शन के अंदर, तो इस वजह से MgSO4 सॉल्युबल सॉल्ट हुआ, तो मैंने इसके नीचे भी एक्वस लगा दिया। और हमारे पास हाइड्रोजन एक गैस है, तो हाइड्रोजन के नीचे हमारे पास G आ गया स्टेट सिंबल, क्योंकि वो एक गैस की एग्जाम्पल है। अब क्या करेंगे, मैंने आपको वही बात बताई थी कि जो एक्वस होगा उसको ब्रेक कर लेंगे और जो एक्वस नहीं होगा उसको ब्रेक नहीं करेंगे। तो इसी तरह से हम लोग देख लेते हैं, Mg तो देखो एक्वस नहीं है तो उसको ब्रेक नहीं करेंगे, तो हम लोग सिर्फ इसको एज इट इज लिख देंगे Mg, इसके ऊपर चार्ज भी नहीं लिखेंगे, जैसे है वैसे ही लिख देंगे। जो चीज़ इनसॉल्युबल होती है उसको एज इट इज लिख देते हैं, उसके ऊपर ना चार्ज लिखते हैं ना उसका कोई चीज़ चेंज करते हैं, जैसे स्टेट सिंबल आ रहा है वैसे ही लिख देंगे, जैसे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वैसे ही लिख देंगे, और चार्ज तो उसके ऊपर आएगा ही नहीं। इसी तरह से H2SO4 है, तो H2SO4 क्योंकि एक्वस है तो ब्रेक होगा, तो H को ज़रा ब्रेक करके लिख लेते हैं हम लोग, तो ये बन जाएगा H+1 और स्टेट सिंबल आ गया एक्वस। और जिसका 2 है बेटा, ये 2 कहाँ चले जाएगा, पीछे चले जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बात बताई थी कि बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाता है, पीछे जाता है, तो यहाँ पे आ गया 2H+, ठीक है। इसी तरह से SO4 को भी हम लोग ब्रेक कर लेंगे, तो SO4 को जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा SO4, चार्ज आ जाएगा -2, स्टेट सिंबल आ जाएगा एक्वस, और हमारे पास जो है उसका बैलेंसिंग फिगर कुछ भी नहीं है। इसी तरह से हमारे पास एरो आया, एरो के बाद बेटा हमारे पास MgSO4 है, तो Mg हमारे पास ब्रेक होगा बिल्कुल, तो हम लोग इसको ब्रेक कर लेते हैं। Mg लिखूंगा, चार्ज इसका +2 है, स्टेट सिंबल इसका एक्वस है, और बैलेंसिंग फिगर इसका कुछ है नहीं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास SO4 है, SO4 के ऊपर बेटा चार्ज आता है -2, स्टेट सिंबल इज एक्वस, और इसका बैलेंसिंग फिगर कुछ है नहीं। इसी तरह से हमारे पास आता है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन क्योंकि गैस है तो एक्वस चीज़ को हम ब्रेक करते हैं, सिर्फ गैस को तो हम लोग एज इट इज लिख देंगे, तो जैसा है वैसा ही कॉपी कर दिया मैंने नीचे, इसको कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया। तो ये मेरे पास इस तरह से बन गया। मैं क्या करूँगा, स्पेक्टेटर आइंस जो होंगे ना, जो सिर्फ रिएक्शन को स्पेक्टेट कर होंगे, उनको क्या कर दूंगा, कैंसिल आउट कर दूंगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो इस केस के अंदर, तो एक SO4 मुझे दिख रहा है यहाँ पे मुझे SO4 मिल रहा है। बाकी इसके अलावा देखो Mg यहाँ पे इनसॉल्युबल स्टेट के अंदर, यहाँ पे एक्वस स्टेट के अंदर है, तो मैं इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकता। इसी तरह से अगर आप देखो तो हाइड्रोजन यहाँ पे एक्वस स्टेट के अंदर है, यहाँ पे गैस स्टेट के अंदर है, तो मैं इसको भी कैंसिल आउट नहीं कर सकता। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी फाइनल आयनिक इक्वेशन किस तरह से बन जाएगी, ये बन जाएगी Mg इनसॉल्युबल +2H+1 एक्वस, ठीक है, और हमारे पास वहाँ आ जाएगा Mg +2 एक्वस, और साथ में आ जाएगा H2 गैस, ठीक है। तो ये मेरी फाइनल आयनिक इक्वेशन बन गई, और इस तरह से हम लोग बेटा आयनिक इक्वेशंस बनाते हैं। आई होप आप लोग को ये बात समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है ना प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट्स जो है ना वो देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।